जय हिंद स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग समझते हैं कि एक बिगनर्स को यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो बिगनर्स होता है उसको एनसीईआरटी कैसे पढ़ना चाहिए और क्या एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है नहीं है। ये सारे जो क्वेश्चंस है आपके माइंड में कि क्या पढ़ना चाहिए तो कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, कौन सी एनसीईआरटी के बुक्स पढ़ना चाहिए और नहीं पढ़ना चाहिए, ओल्ड पढ़े कि न्यू पढ़े। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जो माइंड में होता है वो सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है नहीं है, इन सभी क्वेश्चंस के आपके जो से आपके मन में जवाब देते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि यूपीएससी एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है। ठीक है, आपके नॉलेज के गहराई को देखता है कि आप उस सब्जेक्ट के बारे में कितना जानते हैं, कितना समझते हैं, और एक जनरल पर्सपेक्टिव से, एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानने समझने की कोशिश करता है कि आप बाकी जितने भी जीएस के सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स के बारे में कितना जानते हैं, आपके पास कितना नॉलेज। ठीक, और जब भी आप यूपीएससी के शुरुआत करते हैं, जब भी आप यूपीएससी के जर्नी में आते हैं, तो ऐसा कहा जाता है, एक ट्रेडिशनल मेथड समझ लीजिए, अंडरस्टैंडिंग समझ लीजिए, कि कहा जाता है कि जब भी यूपीएससी की शुरुआत करो तो एनसीईआरटी से शुरू करो, आपके लिए आसान होगा, आपके लिए समझना आसान होगा। ऐसा कहते हैं आपके जो सीनियर्स हैं, आपको जो समझाने वाले हैं, गाइड करने वाले हैं, जो बताने वाले हैं, ऐसा बात करते हैं। जैसे मान लीजिए टीचर्स हैं, आपके दोस्त हैं, फ्रेंड है, फैमिली मेंबर्स है, कोई भी है, पेरेंट्स है, वैसा ही बात करते हैं कि एनसीईआरटी से शुरू करो, अगर यूपीएससी निकालना ही है तो एनसीईआरटी से शुरू। तो ये जो वीडियो है वो उन सभी भाइयों बहनों के लिए है, वो हमारे जो बिगनर्स लोग हैं, जितने हमारे नौजवान लोग आ रहे हैं यूपीएससी की तैयारी में, उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है। तो आज आपके जो जितने भी मन में क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को चलिए हम लोग जवाब ढूंढते हैं। क्यों पढ़ना चाहिए, है ना, हमेशा लॉजिक लगाइए। देखिए कोई काम करना चाहिए, जैसे यूपीएससी ही आपको करना है तो यूपीएससी क्यों करना है भाई, मस्ट आस्क योर सेल्फ, है ना, जरूर पूछिए। एक कुछ मैं वीडियो इस पे भी बनाऊंगा कि आपको यूपीएससी बनना, यूपीएससी निकालना करना भी चाहिए, यानी आईएएस आईपीएस बनना भी चाहिए या नहीं बनना चाहिए, है ना। क्या सच में आप यूपीएससी के एस्पिरेंट्स आपको बनना चाहिए, इस तैयारी में आना चाहिए, इस जर्नी में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या बस आप दिखावा के लिए आ रहे हैं कि चलो कर लेते हैं, मामू के बेटा ने कर लिया है तो रोब झाड़ने के लिए मैं भी तो थोड़ा कुछ करूं, है ना, आईएएस वाईएएस बनूं, यार क्या तुम ये सब करते हो, है ना। तो थोड़ा इस करने के लिए चलिए यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो आते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के। देखिए जैसा आपको सब लोगों ने कहा, जैसा सब लोग कोई बोलता है, कहता है, सारे टीचर्स रिकमेंड करता है ना, तो उसी तरीके से मैं भी एक बात आपसे क्लियरली बोलता हूँ कि देखिए एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट इसलिए है और इसलिए नहीं है कि ये आपके लेवल पे क्या है कि निर्भर करता है। ठीक, मेरे बात को समझिएगा, लॉजिकल बात में बोल रहा हूँ। ठीक है, ये आपके लेवल पे, मतलब कि कलर दिख रहा होगा शायद आपको, अब ब्लैक लेता है, ब्लैक से दिखेगा। ये आपके लेवल पे डिपेंडेंट करता है कि आपका लेवल क्या है ना। हमेशा जब भी मैं बात करता हूँ तो लेवल की बात करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका स्कूलिंग अच्छा हुआ है राजा, अगर आपका स्कूलिंग अच्छा हुआ है, आप ग्रेजुएट अच्छे कॉलेज से हुए हैं, अच्छे यूनिवर्सिटी से आप, है ना, ग्रेजुएशन किए हैं, आपका जो बैकग्राउंड है बहुत स्ट्रांग है ना, आप पढ़ने में एकदम धुरंधर है, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, आप हमेशा टॉपर रहे हैं क्लास के, तो आपके लिए एनसीईआरटी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जैसे समझ लीजिए कि एक छोटे से बच्चे है उसको हाथी का खिलौना दे देगा, बस मन बहला लो, है ना, उस तरीके से। लेकिन ऐसे बच्चे हैं जिसका लेवल बहुत जीरो है, यानी लेवल एकदम जीरो है, आपका मान लीजिए कि लेवल टॉप है भैया, है ना, और जो बच्चे का जीरो है लेवल, उनके लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपका स्कूलिंग अच्छा नहीं हुआ है, आप ग्रेजुएशन भी किए हैं तो अच्छा नहीं किए हैं, लेकिन अब समझ आपका विकसित हो रहा है, आप समझदारी आपके अंदर आ रहा है, तो अब आपको लग रहा है कि नहीं करना है तो जीवन में एक ही चीज करना है, वही यूपीएससी निकालना है ना। तो उन बच्चों के लिए एनसीईआरटी बहुत जरूरी हो जाता है कि पढ़ लीजिए, थोड़ा आपको समझने की मौका मिल जाएगा, और एनसीईआरटी पढ़ने के अच्छा रहेगा, है ना, पढ़ने से अच्छा रहता है। जैसे मैं आपके लिए पॉइंट्स भी बनाया हूँ कि एनसीईआरटी पढ़े तो क्यों पढ़े, और पढ़े भी तो कैसे पढ़े, है ना, इस बात पे हम आते हैं। तो पहला तो मैं आपको जैसा मैंने बताया कि
आप अगर यूपीएससी के प्रिपरेशन में आ रहे हैं तो फर्स्ट नो कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है। अगर बैकग्राउंड पता है राजा मेरे, तो फिर इस जर्नी में आइए। फिर आप देखिए कि हम किस कुएं का मेढक है, क्या हम समुद्र में तैर सकते हैं, क्या हम रिवर में चल सकते हैं, एक पौंड के मेढक है, उसके हिसाब से आइए, है ना। अच्छा रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि देखो यहाँ पे आकर 5 साल लगाओ और 5 ईयर्स लगाकर बेस्ट करो अपना ज़िंदगी का पोटेंशियल, और बेस्ट समय को यहाँ पे फालतू में बहाई दो, चले जाओ हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी में दिन रात बहाओ, उसके बाद खत्म कहानी, है ना। ऐसा नहीं करना है। यूपीएससी के जर्नी एक, है ना, बहुत लंबा चौड़ा जर्नी माना जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि 2 साल से 3 साल दीजिए। अगर आप में दम ही है यूपीएससी निकालने का, से 2 से 3 साल दीजिए, रगड़ के मेहनत कीजिए। अगर सच में आप ईमानदारी से मेहनत करना चाहते हैं, सच में आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि आप कुछ कर सकते हैं, तो बिल्कुल आइए। लेकिन आप जीवन भर इसी में 10 साल लगा दे रहे हैं, आप इसी में 7 साल लगा दीजिएगा, 8 साल लगा दीजिएगा, तो जीवन यूपीएससी ही थोड़ी ना है। जीवन आपका आईएएस और आईपीएस ही थोड़ी ना है। जो व्यक्ति आईएएस आईपीएस नहीं है, क्या वो नहीं जीता है? तो उसका लाइफ अच्छा नहीं है? बहुत अच्छा है, लाखों गुना अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। तो ये व्यक्ति के ऊपर इंडिपेंडेंट, यानी व्यक्ति के समझ के ऊपर क्या है कि निर्भर करता है। तो जैसा मैंने बताया कि अगर आप बिगनर्स हैं और यूपीएससी के जर्नी में आ रहे हैं, तो पहले अपने बारे में अच्छे से समझिए कि क्या आपको अच्छा से रीडिंग करते हैं तो उसको समझ लेते हैं, क्या आपका स्कूलिंग बढ़िया हुआ है कि नहीं हुआ है, आपका जो 10th में मार्क्स आया था वो कितना आया था, 12th में आप कैसे पास हुए थे, है ना। ये सब इम्पोर्टेंट। अब ये मत बोलिए कि सर इसका रोल है इसका। देखो भाई मेरे, राजा बाबू देखिए, ये इम्पोर्टेंट रोल नहीं प्ले करता, है ना। लेकिन क्या है कि ये जरूर साबित कर देता है कि आप एक स्टूडेंट्स कैसा रहे हैं। आपका 12th में कितना नंबर आया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप यूपीएससी क्रैक करोगे या नहीं करोगे। हो सकता है कि आप मनोज कुमार निकल जाए, कौन जानता है ना। 12th फेल फिर आपसे फिर आपके करेक्टर पे बने, फिर आप पे ही 12th फेल बने, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी आप किस लेवल पे हैं, आप कितना समझ रखते हैं, कितना आपने अच्छा परफॉर्म किया है पीछे पास्ट में, वो सारे चीज अगर आप देखते हुए इस जर्नी में आते हैं, तो आपके लिए इसमें काम करना आसान होगा, है ना। फिर आपको बेवकूफ़ बनाना, दुनिया बहुत चालबाज है, तो आपको बेवकूफ़ बनाना दुनिया के लिए आसान नहीं होगा। फिर आपके लिए यूपीएससी क्रैक करना भी बहुत आसान है। मान लीजिए कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, कोई आईटीएन है, कोई डॉक्टर्स है ना, कोई और पीएससी में तो जानते ही हैं एक से एक पीएचडी होल्डर्स आते हैं, तो दबंग आते हैं। तो ऐसे लोग हैं, उनके लिए एनसीईआरटी क्या है, उनके लिए चुटपुटिया है ना। तो इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ इस बात पे, ये जो पॉइंट है कि आपका लेवल क्या है, इस लेवल के लिए मैं इसीलिए इस पे जोर दे रहा हूँ कि आप अपना लेवल जरूर देखिए कि लेवल क्या है आपका। अगर आप अच्छे स्कूलिंग है, अच्छे ग्रेजुएशन है, आपका ग्रेजुएशन अच्छा हुआ है, सब्जेक्ट्स में पकड़ है, आप सब्जेक्ट्स के बारे में ओवरऑल अच्छा तरीके से जानते हैं, है ना, आपका बैकग्राउंड बढ़िया रहा है, आपका मतलब यूपीएससी में आप आइए, थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़िएगा, चीज़ें आपको धड़ाक से समझ में आएगा, मज़ा आएगा पढ़ने में, फिर आपके लिए आसान है जर्नी। लेकिन जिन बच्चों का कर्म ही फूटा है, जिन बच्चों को सारे फैसिलिटीज़ नहीं मिला बचपन में, वो क्या करे, तो उनके लिए एनसीईआरटी रगड़ाई, ठकाई, ठोकाई, जो भी उसको बोलिए, तो ये करना पड़ता है। ठीक, तो इस पॉइंट को जरूर नोट कीजिएगा राजा, है ना। ये मेरे एक्सपीरियंस बोल रहा है भाई, भाई के नाते सलाह दे रहा हूँ, ठीक है ना। दूसरा देखिए, एनसीईआरटी फॉर बिगनर्स कि अब तो आप आ गए, मान लो मैं एज्यूम करता हूँ कि आप बिगनर्स हैं, आप शुरू भी कर दिए, आप अपना लेवल भी जान गए, समझ गए कि अब चलो शुरू कर देते हैं, और आप गए मार्केट से एनसीईआरटी खरीद के लाए और शुरू कर दिए। एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है ना। इस कंफ्यूजन में मत रहिए कि नहीं पढ़े। बहुत ऐसे ज्ञानी लोग यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, तो कई बार वो ऐसा भी होता है कि वो यूपीएससी क्लियर भी कर चुका है ना, यूपीएससी क्लियर भी कर चुका है, फिर भी आपको बोलेगा कि एनसीईआरटी मत पढ़ो, ये मत पढ़ो। अरे भाई, तुम्हारा बैकग्राउंड कुछ और था, है ना। आप कहाँ थे, किस तरह से पढ़े, आप आईआईटीएन है कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो आपके बैकग्राउंड के ऊपर निर्भर करता है कि आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़े, आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक्स पे आ गए। लेकिन भाई जिसका बैकग्राउंड नहीं है,
जो बंदा आज तक हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी के बारे में सुना भी नहीं है, शब्द भी नहीं पता है, मतलब शब्द तो पता ही होगा, है ना, लेकिन उसको कंसेप्ट नहीं मालूम है, उस स्टूडेंट को, उस एस्पिरेंट को आप कैसे समझाओगे? हिस्ट्री पॉलिटी नाम का सब्जेक्ट भी होता है, यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे ऐसे बातें होता है ना, हम पास्ट की बातें करते हैं, प्रेजेंट की बातें करते हैं, फ्यूचर की बातें, कैसे समझाओगे, है ना, तो बहुत टफ होता है। तो ऐसे लोगों को मत, मतलब एकदम बोलता है ना कि एकदम अपने ऊपर थोप मत लीजिए, अपने हिसाब से देखिए, फिर चॉइस कीजिए कि आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है। क्या आपको सच में इस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है? नहीं है तो स्टार्ट फ्रॉम द कोर, कि एकदम नीचे से शुरू कीजिए, और नीचे से शुरू करके एक फाउंडेशन बनाइए, बिल्ड कीजिए, फिर उस पर आप और लाइए, और स्ट्रक्चर बनाइए, स्टैंडर्ड बुक्स लाइए, फिर समझ बनाइए, ठीक है ना। तो अपने हिसाब से देखना है कि एनसीईआरटी पढ़ना है नहीं पढ़ना है। ओके, अब मैं टॉपिक पे आता हूँ कि एनसीईआरटी बिगिनर्स के लिए जरूरी है, तो मैं एक लाइन में बोलता हूँ, हाँ भैया हाँ जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसा मैंने बताया कि आप एनसीईआरटी अगर पढ़ते हैं तो आपका एक तो कंसेप्ट बिल्ड होगा, है ना, जब आप एनसीईआरटी एक एक चैप्टर पढ़ते जाइएगा, समझते जाइएगा, तो आपको वर्ड मिलेगा, वर्ड, शब्द, आपका जो शब्दकोश है, वोकैबुलरी है, वो मजबूत होगा। एसएसटी जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट्स है, वो सारे वर्ड से आप फैमिलियर हो जाइएगा जो आप नहीं जानते हैं, वो सारे वर्ड आपको जानने का मौका मिलेगा, और वो सब जब जब शब्द बार बार रिपीट करेगा तो आपके लिए बहुत आसान होगा सब्जेक्ट के गहराई में उतरने के लिए, ठीक है ना। दूसरा, आपका कंसेप्ट अच्छा रहेगा, शब्द शब्द जानिएगा। तो क्या है कि एनसीईआरटी बहुत ही समझिए कि बच्चों के लिए लिखा रहता है ना, उन बच्चों के लिए लिखा हुआ होता है जो 6 क्लास से लेकर 12th वाले बच्चे हैं, तो उन बच्चों के लिए लिखा रहता है, तो आसान भाषा में लिखा रहता है, कहानी के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से, कंसेप्ट्स को, जो चीज़ें हैं उसको समझाने की कोशिश किया जाता है। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका अंडरस्टैंडिंग बनेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक्स पे चले जाइएगा, स्टैंडर्ड बुक्स पे डायरेक्ट जाइएगा तो फिर आपको समझना और टफ होगा। फिर 2 रीडिंग, 4 रीडिंग, 5 रीडिंग लगाइए, तब जाकर समझ में आएगा कि अच्छा कुछ लिखा हुआ। पहले तो शब्द ही नहीं पकड़ में आएगा, पढ़ोगे उड़ जाएगा दिमाग से, तो पहले तो यही हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा, अब जब वो शब्द ही नहीं पकड़ में आएगा तो कंसेप्ट कहाँ से बिल्ड होगा भैया, अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आएगी, है ना। तो ये जो चीजें हैं, जब आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो ये जो मैं लिखा हूँ बेस बनेगा आपका, वो बेस बन जाएगा राजा बाबू, मेरे बेस बन जाएगा, है ना। आपके पास शब्द हो जाएगा, आपके पास जो स्टोरीज फॉर्म में लिखा हुआ है एनसीईआरटी, उस एनसीईआरटी को समझने के लिए आपके पास कंसेप्ट आ जाएगा, और जब कंसेप्ट आ जाएगा आपके, है ना, यूपीएससी क्या है, कंसेप्चुअल, ये तो क्वेश्चंस पूछता है, वो सारे क्वेश्चंस जो कंसेप्चुअल है, 80% क्वेश्चंस जो है यूपीएससी वो कंसेप्चुअल ही पूछता है, और इसमें 20% जो है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इस कंसेप्ट को ही क्या करता है, आगे फर्दर एक्सटेंड करने में काम आपको आएगा। यानी इसी को एक्सप्लेन, 80% जो कंसेप्ट है इसी को एक्सप्लेन करने में जो आपका 20% फैक्ट है आप रट रखे हैं, वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको काम आएगा। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है राजा, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग देगा। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि स्टोरी के फॉर्म में लिखा हुआ है तो आपको समझना बहुत आसान है, इजी है आपके लिए, है ना। जैसे आप मान लीजिए एम लक्ष्मी को उठा लिए, है ना, और अ, अब दूसरा मान लीजिए आर एस, जो आर एस अग्रवाल है, बुक आर एस अग्रवाल बोल रहा हूँ मैं, मान लीजिए रमेश सिंह उठा लिए इकोनॉमिक्स के लिए, जीसी लोंग उठा लिए, तो समझ में आएगा, बहुत टफ हो जाएगा, है ना। तो बहुत आपके लिए टफ होगा उस शब्द को कैच करना, उन सभी कंसेप्ट को समझना जो अभी आप तक देखे नहीं, सुने नहीं है ना। जैसे आपको मैं कहूँ कि चलो आपको मैं बुर्ज खलीफा दिखाता हूँ और आप अभी यहाँ तक कि सिटी का जो लंबे चौड़े जो ताजमहल जैसा जो स्ट्रक्चर्स होता है वो आप देखे नहीं है ना, बड़े बड़े बिल्डिंग नहीं देखे हैं, और सीधे डायरेक्ट मैं आपको बुर्ज खलीफा दिखाऊं तो आपका आंख चौंधी आ जाएगा मजाक कर रहा हूँ, है ना। ये मेरा कहने का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो समझिए। मेरा कहने का सीधा सिंपल सा मतलब है कि जब आप एनसीईआरटी को पढ़िएगा तो ये जो है आसान भाषा में लिखा है, आसान भाषा लिखा है तो क्या है, उससे आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा, अंडरस्टैंडिंग बनेगा, और जो शब्द है वो जब शब्द बार बार रिपीट कीजिएगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा।
फिर आपके लिए वो फाउंडेशन, वो बेस क्रिएट हो जाएगा, जिस पे आप वो स्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हो, वो बिल्डिंग बना सकते हैं, तो मजबूत होगा, तो नींव आपका मजबूत हो जाएगा मेरे बाबू। ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। अब जो बच्चे, जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि जो इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, पहले ही से पढ़ा है, जो एसएसटी में ही, मतलब सोशल साइंस में ही, मान लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया है, अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, पीएचडी है, एमए कर रखा है, रिसर्च पेपर लिख रखा है, उनके लिए एनसीईआरटी क्या है, उनके लिए तो आसान है ना यार। तो वो लोग अगर एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ेंगे, बाईपास भी कर देंगे, तो आसान है। लेकिन आप 12th में हैं, 12th पास होने के बाद ही आपको लग रहा है कि अब यूपीएससी में आना चाहिए। आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, ग्रेजुएशन पास आउट है, अब आपके मन में इच्छा आ रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, फीलिंग आ रहा है कि अब यूपीएससी में कदम रखना चाहिए, तो जरूर एनसीईआरटी से शुरू कीजिए। अगर आपका बैकग्राउंड ऐसा है कि आपको एसएसटी समझने, सोशल साइंस में समझने में प्रॉब्लम होता है, तो जरूर ऐसा कीजिए, है ना, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, समय बच जाएगा। देखिए, और इसमें भी ऐसा नहीं कि गए मार्केट से 6 क्लास से लेकर 12th का उठा लाए और एक एक लाइन बाई लाइन पढ़ते शुरू करिए, 4 दिन के बाद सो गए, ले भैया माफ करियो, मुझसे ना हो तो, है ना। तो ऐसा नहीं करना आपको, है ना। तो ये एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है आपको, एनसीईआरटी क्यों पढ़ना है, मैंने आपको जवाब दिया। और जो मैंने बताया कि यूपीएससी जो है ना बाबू, यूपीएससी शब्द का गेम है। इस शब्द को, है ना, ये जो चीज है, इसको आप मार्क कर लीजिए, इस पॉइंट को आप एकदम दिमाग में ठूस लीजिए, शब्द का गेम है, शब्द का। आप पीवाईक्यू उठा के देखिएगा, पीवाईक्यू जो यूपीएससी में पूछता है हर साल, उसका प्रीलिम्स के उठा के देखिएगा, मेंस के उठा के देखिएगा, तो पीवाईक्यू जो होता है ना, उसमें आपको सिर्फ शब्द दिखेगा, शब्द। वर्ड जो होता है ना, वर्ड का गेम है। आपके पास कितना नॉलेज है, आप मेंस के आंसर राइटिंग लिख रहे हैं, आपके पास कितना अच्छे अच्छे वर्ड है, कितना शब्द बढ़िया है, ये सारे चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी प्रिपरेशन में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये गेम ही शब्द का है। आपके पास कितना वर्ड है, कितना आपका वोकेबुलरी रिच है, कितना आप शब्द के बारे में जानते हैं, इसलिए ये शब्द जब बार बार रिपीट होगा एनसीईआरटी में, आपके लिए बहुत काम का होगा। ठीक है, चलिए, तो ये समझ गए, एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है उन बच्चों के लिए जो, जिनका बैकग्राउंड थोड़ा मीडियोकर टाइप का है, अच्छा स्कूलिंग नहीं है, अच्छा कॉलेज भी नहीं है, लेकिन फिर भी दिल तमन्ना है कि यूपीएससी निकालना है। जिनके लिए वो जो बहुत ज्ञानी है, जो अच्छे स्कूल कॉलेज से पढ़े हुए हैं, उनके लिए एनसीईआरटी क्या है, वो तो यही एक रीडिंग मार देंगे, 11th 12th 10th 9th हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा ये हाउ टू रीड। देखिए, एनसीईआरटी पढ़ना तो जरूरी है, पता है हमें, सबको पता है, जैसे मैंने आपको शुरू में बोला, सब बोलता है पढ़ना चाहिए, लेकिन कैसे पढ़ना है इसको समझ लीजिए। अब इसमें भी क्या है कि देखिए, सबसे एनसीईआरटी पढ़ने से पहले क्या कीजिए, एक तो यूट्यूब का ज़माना आ गया है भैया, तो ये भी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये यूट्यूब पे ही जाएगा, है ना, सोशल मीडिया का ज़माना है। आपके जब इंफॉर्मेशन बहुत होगा, कोई बोलेगा ऐसे पढ़ो, कोई बोलेगा ऐसे पढ़ो, कोई बोलेगा उखाड़ दो, कोई बोले फाड़ दो, हाँ, मतलब ऐसे करो वैसे करो, 1000 तरीके आपको बताएगा कि नहीं नहीं, खड़ा होके मत पढ़ो, बैठ के पढ़ो, सूत के पढ़ो, लेट के पढ़ो, अरे कुछ भी करो लेकिन पढ़ो, है ना। तो इसमें पढ़ना क्या है, देखिए, आपका अगर बेस बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है, आपका लेवल एकदम जीरो है, मैं मान के चलता हूँ, है ना, उन बच्चों को ध्यान में रखता हूँ, उन भाई बहन को ध्यान में रखता हूँ जिसका लेवल जीरो है। ठीक, मान लीजिए कि आपका बेस बहुत है कम, जीरो है, तो फिर देखिए राजा मेरे, 6 क्लास से उठाइए, और जो स्टोरीज है वो स्टोरी छोड़ दीजिए, लेकिन जो कंसेप्ट है, जो उसमें कंसेप्ट बात किया गया है, उस कंसेप्ट को पढ़िए और नोट्स बना लीजिए मेरे बाबू, है ना। नोट्स बनाना मत भूलना, क्योंकि नोट्स बनाइएगा तो उससे आपका लिखने का प्रैक्टिस हो जाएगा, लिखने का प्रैक्टिस हो जाएगा, चीज़ें आपको एक बार नहीं 2 बार आएगा, तो आपको वो चीज़ें और अच्छा से समझ में आएगा, है ना। ऐसा नहीं कि भोंदू की तरह पढ़े हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, दिमाग में आधा गया, आधा उधर सोच रहे हैं कि पता ना ब्रेकअप करेगी कि छोड़ेगी, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, तो इसलिए नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना है क्या कि आप 6 क्लास से उठाएं और उन सारे जो कंसेप्ट दिया है, पहला रीडिंग में क्या है कि आप उसमें हाइलाइटर यूज कर लीजिएगा या पेन से मार्क कर लीजिएगा कि कहाँ कंसेप्ट बात कर रहा है, कहाँ पे क्या है। अच्छा, इसके बारे में कैसे पता चलेगा, एक तो और मैं आपको बता देता हूँ इन्फॉर्मेशन, कि देखिए मैं भी एनसीईआरटी का क्या है कि जो
फाउंडेशन की तरह समझ ली इसको। एनसीईआरटी सीरीज मैं भी ला रहा हूँ, एनसीईआरटी सीरीज मैं भी पढ़ा रहा हूँ। तो मैं उसी तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसी तरीके से क्या है कि मैं एनसीईआरटी सीरीज में पढ़ाऊंगा। वो सारे जो कंसेप्ट दिया हुआ है ना, उस सारे कंसेप्ट पे हम क्या करेंगे, बात करेंगे, स्टोरीज नहीं। स्टोरी तो बच्चों के लिए लिखा गया है, जो क्लास 6, 7, 8, 9 वाले हैं उनको लिए लिखा गया है, ताकि उनको समझ में आ जाए। आपको सारे कंसेप्ट जो एनसीईआरटी में दिया गया है, उस सारे एनसीईआरटी के कंसेप्ट पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे, और फ्री से मजा से, है ना, लाइव क्लास में बात करेंगे। जो लाइव क्लास 8:30 में डेली होता है ना। अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा देर बाद फिर ये लाइव क्लास क्या है कि शुरू होगा। तो एक कंसेप्ट पे हम बात करेंगे एनसीईआरटी में। तो अगर आप जुड़िएगा तो इस चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आके देख लीजिएगा, कंसेप्ट पे ही बात करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या है, आपका वक्त बच जाएगा, समय बच जाएगा। या तो आप बैच अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का लिए हैं तो वहाँ से कवर कर लीजिएगा, या आपको जिधर से अच्छा लगे उस तरीके से कीजिएगा, लेकिन कीजिएगा जरूर। और मेरा जो बात है, इस बात को भूलिएगा मत कि जो नोट्स बनाना है, नोट्स जरूर बनाइएगा। एक मेरा छोटा सा बात मान लीजिएगा जरूर आप, ठीक है। और सारे जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट का नोट्स बनाने की मैं बोल रहा हूँ, है ना, स्टोरी नहीं, स्टोरी का नहीं बनाइएगा। दूसरा, लाइन बाई लाइन क्या, तो देखिए, अगर आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा स्टोरी पढ़ लीजिए, है ना। इंटेलिजेंट बनिए, स्मार्ट बनिए। अगर मान लीजिए कि आपको स्टोरी समझ में नहीं आ रहा, कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा, क्या कीजिए आप, लाइन बाई लाइन जाकर थोड़ा सा स्टोरी खंगाल लीजिए और स्टोरी पढ़ लीजिएगा। तो आपका जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्या होगा, बिल्ड हो जाएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। ये यहाँ पे ध्यान देने का, थोड़ा स्मार्ट बनिएगा। दूसरा, अब इसमें भी है, एक नई चीज आ गया है कि भैया न्यू पढ़ूँ कि ओल्ड पढ़ूँ, एक अलग से झंझट, है ना। तो देखिए झंझट ये है, तो न्यू एनसीईआरटीज है वो तो आपको जहाँ पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पैटर्न के बेसिस पे है वो। दूसरा ओल्ड वाले हैं, तो ओल्ड वाले में क्या है कि ज़्यादा कंसेप्ट है ना, ज़्यादा जो है कंसेप्ट है। तो इधर लिख रहा हूँ। तो न्यू वाले में क्या है कि थोड़ा सा इसमें ज़्यादा स्टोरीज है, जैसा मैंने बताया कि ये बच्चों के लिए लिखा जाता है, ये यूपीएससी वाले के लिए नहीं लिखा है ना। हम इसको इसलिए पढ़ते क्योंकि हमने बचपन में अच्छा से पढ़ा नहीं, है ना। बचपन में अच्छा से पढ़ा भी तो भूल गया, क्योंकि इंसान का एक फितरत होता है भूलना, अगर नहीं भूलेगा तो पगला जाएगा। तो भूलना एक अच्छा चीज़ है ना। लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि एग्जामिनेशन में, क्योंकि हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम हमारी जो मेमोरी का जो क्षमता है उसको चेक करता है, तो हमें समझना पड़ता है, रटना पड़ता है थोड़ा। तो जो न्यू एनसीईआरटीज है उसमें ज़्यादा स्टोरी है ना। और जो ओल्ड एनसीईआरटीज है उसमें ज़्यादा कंसेप्ट है। किसको फॉलो करें, टेंशन मत लीजिए। मैं जो ये एनसीईआरटी सीरीज चला रहा हूँ इस वाले, तो इसमें मैं जो ओल्ड एनसीईआरटीज है ना, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। जो ओल्ड है एंड जो न्यू है, इस दोनों को मिलाकर जो कंसेप्ट्स निकल रहा है उस दोनों पे बात करूंगे। ऐसा नहीं कि एक छोड़ देंगे एक, है ना, दोनों को मिलाकर जो कंसेप्ट निकलेगा उस कंसेप्ट पे हम बात करेंगे, ठीक है। और दोनों को यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा, आप अपने लेवल पे क्या कीजिए, उसको थोड़ा रीड करिए, नोट्स बना लीजिए, डन, खत्म, है ना। तो ज़्यादा घबराने का नहीं, ज़्यादा पैनिक नहीं करने का, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा ये सब परेशानी होने का ज़रूरत नहीं है। आप अभी शुरू कर रहे हैं, प्यार से शुरू कीजिए और थोड़ा सा चिंता प्रेशर से दूर रहिए, और चाय पानी पीकर, ठंडा पानी पीकर मस्त मस्त एंजॉय करके पढ़ाई कीजिए, है ना, क्योंकि पढ़ाई करना बड़ी सुंदर सी बात होता है। तो न्यू जो एनसीईआरटीज है उसमें ज़्यादा स्टोरी है, जैसा मैंने आपको बताया, और जो ओल्ड वाले हैं उसमें ज़्यादा कंसेप्ट है। तो इस दोनों को मिलाकर, है ना, ज़्यादा मैं कहूँगा कि अगर मान लीजिए कि आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लिए, पूरा पढ़ लिए, तो न्यू एनसीईआरटी खत्म, खेल खत्म। या तो आप कोई एक पढ़ लीजिए पूरा एकदम गर्दा उड़ा के, या तो न्यू पढ़ लीजिए या तो ओल्ड पढ़ लीजिए। मेरा रिकमेंडेशन है कि ओल्ड पढ़ लीजिए, है ना, ओल्ड में अच्छा दिया हुआ है कंसेप्ट। न्यू वाला अभी आया भी नहीं है, कुछ बुक्स आया भी नहीं है, तो ओल्ड वाले पे पढ़ लीजिए। दूसरा, अगर ज़्यादा आपको दिक्कत हो तो ओल्ड से शुरू कीजिए, है ना, शुरू कीजिए यहाँ से, ओल्ड से ही क्या कीजिए, बिगिनिंग यहाँ से करिए शुरू, ओल्ड से। और जो मैं यहाँ पे सीरीज ला रहा हूँ वहाँ पे भी थोड़ा खंगाल लीजिए, देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। दूसरा कि कितना जैसे मैंने लिखा हूँ, कितना पढ़े जी, क्या सब पढ़ जाएं ये भी एक दिक्कत है।
तो देखिए क्या है कि कितना पढ़े क्या सब पढ़ जाए, तो आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़ते जाइएगा। मान लीजिए कि 6 से लेके आप पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, है ना। 6 कर लिए, 7th कर लीजिए, 8 कर लिए, 9th कर लिए, है ना। इतना जब आप कर लिए, कई बड़ी सुंदर चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जब इतना आप 6 पढ़ लिए, 7 पढ़ लिए, 8 पढ़ लीजिए, इसमें आप हिस्ट्री भी पढ़ लिए, हिस्ट्री पढ़ लिए, पॉलिटी पढ़ लिए, इकोनॉमी, 9th में इकोनॉमी आपको मिलेगा, ठीक है। फिर जियोग्राफी पढ़ लिए। ये सारे जो आप सब सब्जेक्ट पढ़ लिए, मान लीजिए, तो अगर ये सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ लिए, तो फिर क्या कीजिए, आप PYQ, मेरा बात ध्यान से रखिएगा दिमाग में जी। PYQ लीजिए यूपीएससी का, ठीक है। डायरेक्ट आइए पॉइंट पे, यूपीएससी का PYQ लीजिए, और यूपीएससी के PYQ लेके इसमें थोड़ा सा दिमाग खपाइए, है ना। माइंड अपना इसमें लगाइए, सोचिए, थिंक अबाउट द क्वेश्चन, है ना। थिंक अबाउट द क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सोचिए उस पे कि क्या लिखा है, क्यों लिखा है, कैसे लिखा है। थोड़ा सा उसको खंगालिए, खोदिए उसको, है ना। एक क्वेश्चन लीजिए, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन लीजिए, उस पर 1 घंटा 2 घंटा बैठिए, मंथन कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये जो हम चीज पढ़े हैं हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी में, इसमें थोड़ा थोड़ा आपको बुझाएगा कि अच्छा इधर से लाइट आ रहा है, इधर से बिंदु निकल रहा है, इधर से एक रेज आ रहा है, तो आपको समझ में आएगा, मजा आएगा, ठीक है। क्योंकि रिलेट कीजिएगा ना, तो आपके लिए आसान रहेगा। और जब इतना कर लीजिएगा, जब आपको पता चलने लगा कि अच्छा यूपीएससी के जो PYQ है इसमें थोड़ा थोड़ा आपको समझ, क्योंकि पूरा तो एनसीईआरटी से PYQ नहीं पूछता है, आपको भी पता है। जैसा मैंने शुरू में बताया कि एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए थोड़ी ना लिखा गया है, एनसीईआरटी तो बच्चों के लिए लिखा गया है। हाँ, तो जब आप PYQ देखिएगा, तो थोड़ा थोड़ा सा आपको जो चीजें समझ में आएगा, तो फिर आप क्या कीजिएगा, 9th के आगे जो है 10th, 11th और 12th, इसको पढ़िएगा, ठीक। 9th, 11th to 12th और 10th पे आइएगा, और जब इस पे को पढ़िएगा ना राजा, है ना, तो खाओ मेरी कसम, मजा आएगा आपको। और जो PYQ है, इस PYQ आपको झलकने लगेगा, दिमाग में झलकने लगेगा कि हाँ कुछ कुछ तो दिख रहा है, कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है ना, कुछ तो है। तो हाँ क्या करूँ, हाँ एक कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होना शुरू हो जाएगा आपको। क्योंकि जब 10th 11th 12th तक पढ़िएंगे तो आपके पास शब्द बहुत हो जाएगा, वर्ड जो है आपके पास बहुत हो जाएगा। सोशल साइंस के जो शब्द है वो वर्ड अच्छा हो जाएगा आपके पास। जब शब्द अच्छा हो जाएगा, तो ये जो PYQ में जो शब्द लिखा हुआ है, वो शब्द आपको झलकने लगेगा, दिखने लगेगा, आपको आसानी से समझने लगेगा, है ना। जब समझने लगेगा, खेल उसी का तो है, हो गया। तो 12th तक इसको अच्छा से, आप जो 10th है, 11th है, 12th है, इसको अच्छा से पढ़िए। इस सबको थोड़ा 2 रीडिंग, 3 रीडिंग, 4 रीडिंग, आपको कितना जल्दी ये समझ में आ जाता है। मान लीजिए कि 3 रीडिंग या 4 रीडिंग में आपको समझ में आ गया, तो मैं कहूँगा कि 2 रीडिंग लगाइए एटलीस्ट, और तीसरा रीडिंग में नोट्स बना लीजिए, इसका कंसेप्ट का, स्टोरी का नहीं, कंसेप्ट का, ठीक। और फिर जब 2-3 रीडिंग मार लिए, तीसरा रीडिंग मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको 3 रीडिंग में समझ में आ गया, तीसरा रीडिंग में क्या है कि आप नोट्स बना के फ्री। और फिर 10th 11th 12th पे आइए, और 10th 11th 12th पे जब आइएगा, तब यहाँ पे इसको 2-3 रीडिंग मार के 4 रीडिंग मारिए कम से कम, और उसके बाद इसका भी नोट्स बना लीजिए। जब नोट्स बन जाएगा तो आपके पास वो पेपर बैक रहेगा, उसके हिसाब से पढ़िएगा, PYQ है उसको देखिए। देन तब आके आप आइए कहाँ पे, स्टैंडर्ड्स बुक पे, तब आइए स्टैंडर्ड बुक्स पे, और स्टैंडर्ड बुक्स को खोलिए। अब फिर आपको इच्छा है किसी कोचिंग को ज्वाइन करना है, फिर वही मैं बोलूँगा, कोचिंग ज्वाइन करना है नहीं करना है, इट्स टोटली अपॉन यू और आपके अंडरस्टैंडिंग पे है, ठीक है ना। जबरदस्ती कोचिंग नहीं ज्वाइन कीजिएगा, कोचिंग आपको IAS IPS नहीं बनवाएगा, दिमाग में बात ठोक लीजिए। कोचिंग आपको IAS IPS नहीं बनवाएगा, अच्छा आपको खुद मेहनत करना है ना। यू हैव टू फाइट इन द बैटल फील्ड, तो आपको बैटल फील्ड में खुद उतरना है, आपको खुद युद्ध लड़ना है, आपको खुद 10 घंटा डेली मेहनत करना है, खुद डेली बैठ कर आपको नोट्स प्रिपेयर करना है, खुद आंसर राइटिंग करना है। ऑफकोर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट्स उसमें आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कर देगा, हमारे जैसे जो
लोग यूट्यूब पे बउआ रहे हैं, है ना, तो समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं, तो वो सारे लोग आपको मार्गदर्शन दे देगा, है ना, आपको समझाने की बात करेगा। लेकिन ये सारा के सारा चीज़ आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये चीज़ें भूलिएगा मत। ठीक, तो जब इतना कर लीजिएगा तो फिर उसके बाद आप आइएगा स्टैंडर्ड बुक्स, फिर मैं उस पर वीडियोज़ बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। अब कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन से चीज़ें में आपको दिक्कत हो रहा है, उस पर हम लोग बात कर लेंगे खुल के। जहाँ तक हमारी समझ है, 5-6 साल का जो एक्सपीरियंस है यूपीएससी का जर्नी का, है ना, ठीक है अभी नहीं निकला है लेकिन निकल जाएगा। अगर किस्मत में लिखा होगा लाला तो मिल ही जाएगा, नहीं लिखा होगा तो कोई बात नहीं है, हम हज़ारों किस्मत में फिर से लिख देंगे, है ना। तो टेंशन मत लीजिए। तो आपको जो अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, उस पर जरूर वीडियोज़ बना देंगे हम, है ना, आपकी हेल्प हो जाए, इससे ज़्यादा मेरा कोई इच्छा नहीं। दूसरा, तो मैंने जैसे बताया कि आपको ओल्ड एनसीईआरटी ही प्रेफर कीजिए, ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटीज और ओल्ड एनसीईआरटी का जो कम्बिनेशन हम जो पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको आकर सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, आपका काम बल्ले बल्ले हो जाएगा। उसमें मैं ये भी बता दूंगा, एनसीईआरटी जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें आपको ये भी बता दूंगा कि कौन से आपके काम के हैं, कौन से आपके पॉइंट्स काम के नहीं है, आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मुझे तो पता है ना कि कौन सी चीज़ें ठीक है कौन से गलत है, क्योंकि मैं तो पीवाईक्यूज देखा हूँ, आंसर सब कुछ देखा हूँ, किया हूँ, धरा हूँ, तो मुझे पता है। आप नए हैं, आपको नहीं पता है, वो रास्ते पे मैं चला हूँ, देखा हूँ, ठीक है ना, तो मुझे पता है। तो आप आइएगा, देखिएगा, समझिएगा, या जो टीचर से आपको अच्छा लगे वहाँ से देखिए, ऐसा नहीं कि मेरे को ही देखिए। ओके, जरूर पढ़िए। और कैसे पढ़ना है वो मैंने आपको समझाया कि कंसेप्ट और जो शब्द है, इस दोनों पे ध्यान दीजिए। 2-3 रीडिंग मारिए, 2-3 रीडिंग मार के क्या कीजिए, आप इस यूपीएससी की जर्नी में आइए और नोट्स बना लीजिए। नोट्स आपके लिए रामबाण की तरह काम करेगा। फिर ये जो नोट्स है, ये 2 से 3 रीडिंग मारने के बाद, है ना, 2 से 3 रीडिंग मारने के बाद आपको नोट्स बनाना है, और इस नोट्स के थ्रू ही आपको क्या करना है, पीवाईक्यू जो है, पीवाईक्यू जो है यूपीएससी का, उसको अटेम्प्ट करना है। पीवाईक्यू जब आप अटेम्प्ट कीजिएगा तो आप सोने पे सुहागा हो जाएगा मेरे राज, है ना। फिर आके आप स्टैंडर्ड्स जो बुक है पे आइएगा, फिर आपको चीज़ें सीधे समझ में। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। जो मुझे कहना था, समझाना था, मैं आपको बताया। और यूपीएससी के ये जो प्यारा सा जर्नी है, मैं आशा करता हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और मेरा कोशिश है कि आप इस जर्नी में आ रहे हैं तो 2 से 3 साल दीजिए। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों जो शुरू कर रहे हैं, तो 2 से 3 साल दीजिए मेरे राजा। और उसके बाद खूब जम के मेहनत कीजिए, है ना, कम से कम 10 घंटे का पढ़ाई होना चाहिए। हाँ, नहीं हो, अगर 10 घंटे भी नहीं हो रहा है, मान लीजिए कि आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं और आउटपुट आपका जो आ रहा है वो 5 घंटे की आ रहा है। स्टडी जो आप कर रहे हैं 6 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन 5 घंटे का आउटपुट लेके आ रहे हैं, इनफ है ना। मान लीजिए आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 4 घंटे का आउटपुट निकल रहा है, तो इनपुट आउटपुट का जो कॉस्ट है वो थोड़ा ठीक कीजिए, बैलेंस कीजिए। तो अगर मान लीजिए 10 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन आप धुरंधर आदमी हैं, 8 घंटे 10 घंटे, है ना, अच्छा आउटपुट लेकर आ रहे हैं, तो जरूर पढ़िए। अब साथ में जैसे मैंने बताया कि स्टूडेंट की कैपेसिटी के ऊपर होता है कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, पढ़ते हैं क्या करते हैं, तो सारी चीज़ निर्भर करता है। जैसे मैं हूँ तो भैया मुझसे ज़्यादा देर नहीं पढ़ा जाता है ना, 6 घंटे 7 घंटे एक लगातार में 2 घंटा 3 घंटा से ज़्यादा नहीं बैठ पाता हूँ। उसके बाद फिर ब्रेक ले लेकर बहुत पुराते पुराते 9 घंटे 10 घंटे, है ना, पढ़ पाता हूँ। ज़्यादा हो तो, बहुत ज़्यादा हो, नहीं तो फिर 6 से 8 घंटे के बीच में हमेशा लटक जाता हूँ, 6 घंटा 8 घंटा के बीच में लटक जाता हूँ। ये सब स्टूडेंट्स के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो एनसीईआरटी पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, आपके बैकग्राउंड के ऊपर निर्भर करेगा। आप कितना समझते हैं नहीं समझते हैं, उसके लिए पढ़ना क्यों है उसका मैंने आंसर आपको बड़ी प्यार से दिया है, समझ जा के दिया है। क्योंकि आपके पास कंसेप्ट हो जाएगा, आपके पास वोकेबलरी हो जाएगा, शब्द हो जाएगा, तो उससे क्या है आपका अंडरस्टैंडिंग होगा। ये सब चीज़ें आपको आसानी से इसलिए लगेगा क्योंकि आपके एनसीईआरटी जो है आसान भाषा में लिखा हुआ है। आसान भाषा में लिखा है तो आपको समझने में बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर। तो एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। ठीक है, वो सारे बिगनर्स जो अभी कदम रख रहे हैं और शुरू कर रहे हैं, माई बेस्ट विशेष ऑल ऑफ यू माय डियर। प्लीज आइए और इस देश को
मजबूत बनाने में अपना भूमिका निभाइए, अपना योगदान दीजिए। ये देश बहुत गरीब है, बहुत पीछे है, तो मेरा दिलो तमन्ना है कि ये भारत आगे तक जाए, हमारे देश से भी गरीबी। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और जैसे मैंने एनसीईआरटी के फोटो वगैरह लगा रखा है, तो ये ओल्ड एनसीईआरटी है, इधर वाला जो है ओल्ड एनसीईआरटीज है, इसमें कुछ कुछ आपको न्यू एनसीईआरटीज भी दिखेगा, जैसे यहाँ पे है ना। एक क्लास 6 का है, जैसे यहाँ पे देखिए ये जो कंटेंट दिया हुआ है, तो इसमें देखिए थोड़ा एक कंसेप्चुअल बातें किया हुआ है। क्लास 6 का ही एनसीईआरटी का है, ज्योग्राफी बुक है, ठीक है, और इसमें एक ही बुक में सारा दे दिया हुआ है, तो थोड़ा सा आपको जैसे मैंने बताया कि इस कंसेप्ट पे बात करता है, इसमें थोड़ा छिछला सा है, नया जो है पैटर्न वो थोड़ा सा छिछला सा है। बाकी पढ़िए, मैं तो ला ही रहा हूँ, तो उतना टेंशन मत लीजिए, आराम से धीरे 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 होले होले सब हो जाएगा। ठीक है, होले होले हो जाएगा प्यार, पूरी एक सुंदर सा गाना है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो मैं सीरीज ला रहा हूँ, इस सीरीज का फ़ायदा उठाइए। अगर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, अगर आपको कोई डाउट हो, तो ज़रूर चैट सेक्शन में पूछिए, कमेंट सेक्शन में पूछिए। मैं आपका हेल्प करने के लिए दिल से ओपन हूँ, और ज़रूर आपका मदद करूँगा, ठीक है, जितना मुझसे हो पाए इस जीवन में। थैंक यू सो मच। फिर अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इस में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, लव यू टू ऑल।